सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। विषय अर्थशास्त्र। टॉपिक आज का प्रकरण पढ़ने का विषय है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार या अर्थशास्त्र के विभाग। आर्थिक क्रियाओं से ही अर्थशास्त्र के विभाग बनते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं पहले हम ये जानेंगे। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जो मनुष्य लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है, वह क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाएं वही क्रियाएं कहलाती हैं जो वैधानिक होती हैं। हमारे विधि विधान, न्यायालय, सरकार, कानून द्वारा मान्य होती हैं, वही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और जो हमारे विधि विधान, हमारी सरकार, कानून द्वारा मान्य नहीं होती हैं, वह क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। पशु पंछियों की क्रियाएं भी अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। माल का चोरी करना, कालाबाजारी करना, ये अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो आजकल हर व्यक्ति या तो नौकरी कर रहा है, या तो स्वयं का बिजनेस कर रहा है, या फैक्ट्री प्रारंभ कर रहा है, या कारखाने प्रारंभ कर रहा है, या कारखानों में काम कर रहा है। वह जो भी करता है लाभ कमाने, धन कमाने के उद्देश्य से करता है, तो वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं में किसी भी सरकार के जो कार्य होते हैं, इन मानवीय क्रियाओं को जो करते हैं, उन्हीं के भरण पोषण के लिए, उन्हीं को अच्छा बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं। अर्थशास्त्र में जो भी 5-5 साल की सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकारें होती हैं, वह आर्थिक क्रियाओं के इन विभागों को या अर्थशास्त्र के इन विभागों को देखती हैं और उनको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करती हैं। तो हम अर्थशास्त्र के विभाग में सबसे पहला विभाग है उपभोग। उपभोग क्या होता है? मनुष्य ऐसा माना जाता है कि उपभोग करता है, वह वस्तुओं का उपभोग करता है, या हम माने धन का उपभोग करता है। मान लीजिए कोई धन कमाने में लगा है तो धन का उपभोग कर रहा, और उसी धन से वो सारी वस्तुओं को, उपभोग वाली वस्तुओं को या उपयोगी चीज़ों को खरीद सकता है। तो पहला पॉइंट है इसमें उपभोग। अर्थशास्त्र के विभाग में पहला पॉइंट है उपभोग। अब उपभोग कौन करता है? जनता होती है, जो समाज होती है, किसी देश के जो नागरिक होते हैं, वही लोग उपभोग करते हैं। खाने पीने की वस्तुओं का उपभोग करें, या पहनने के लिए कपड़ों का उपभोग करें, या शान शौकत में जो चीज़ें खरीदते हैं उनका उपभोग करें, तो वह उपभोग कहलाता है। और इस उपभोग की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, ताकि लोगों को जो उपभोग की वस्तुएं चाहिए वो मिलती रहें, उसके लिए हमारी केंद्रीय सरकारें निरंतर अच्छा प्रयास करने में लगी रहती हैं। दूसरा पॉइंट है उत्पादन। उपभोग से ही उत्पादन जुड़ा है। उपभोग जब लोग करेंगे तो वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जब आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी, आवश्यकताएं होंगी, तो उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वस्तुओं को बनाना, फैक्ट्री कारखानों में या कृषि में अनाज उत्पादन करना, ये सब उत्पादन है। जो वस्तुएं बनती हैं या कृषि में उगाई जाती हैं, वो सब क्या है? उत्पादन है। और इस उत्पादन को भी अच्छा बनाने के लिए किसी भी देश की केंद्र सरकारें हमेशा प्रयासरत रहती हैं कि उसको और कितना अच्छा बनाया जाए, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जाए। तीसरा पॉइंट है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, और आदान प्रदान को सुगम बनाना, ये केंद्रीय सरकारों का काम होता है। क्योंकि हमारे देश में पहले जो विनिमय हुआ करता था वो बहुत कठिन विनिमय था। हम वस्तुओं को बदल नहीं पाते थे। किसी को चना चाहिए, किसी को गेहूँ चाहिए, सोने के बदले में
किसी चीज़ का विनिमय करना, बदलना बहुत कठिन होता था। कोई वस्तु महंगी होती थी, कोई वस्तु सस्ती होती थी, फिर दोहरे संयोग का अभाव रहता था। हमें कुछ चाहिए, सामने वाले को कुछ चाहिए, और हम दोनों के पास एक दूसरों की आवश्यकताओं की चीज़ें हों, तभी हम विनिमय कर पाते थे। जैसे मुझे पेन चाहिए और हमारे दोस्त को किताब चाहिए। अगर हमारे पास किताब है, उसके पास पेन है, तो हम उससे पेन ले सकते हैं और हम उसको किताब दे सकते हैं। तो ये संयोग होता था, दोनों में संयोग होना चाहिए, नहीं तो विनिमय होना बहुत कठिन था। और बंटवारे की भी समस्या थी, कोई चीज़ हम बांट नहीं सकते थे। कैसे बांटेंगे? अगर दो भाई हैं और एक गाय है, उनके मम्मी पापा की एक गाय है, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, तो एक गाय को कैसे बांटेंगे? अभी हम क्या करते हैं, मुद्रा विनिमय द्वारा, पैसे के द्वारा एक व्यक्ति उस गाय को रख लेगा, बदले में उसके आधे पैसे दूसरे व्यक्ति को दे देगा। जैसे दो भाई हैं, एक भाई अगर गाय रखेगा तो उस गाय की कीमत लगाएंगे और आधे पैसे जो बचेंगे वो दूसरे भाई को दे देगा। तो इसमें क्या होगा, विनिमय सुगम हो जाएगा। और अभी तो मुद्रा विनिमय का चलन चल रहा है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, लेना देना। इसको भी सरल किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट से वितरण। वितरण में बांटना मतलब सप्लाई करना, एक तरह से वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किसी देश की केंद्र सरकारें प्रयास कर रही है कि वितरण व्यवस्था अच्छी हो। कोई योजनाएं जैसे लागू करना है तो अच्छे से लागू हो सके, वितरण हो सके, सही आदमी को सही सुविधा मिल सके। वितरण का काम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। फिर है राजस्व। राजस्व क्या होता है? ये सरकार का एक बहुत ही मुख्य विभाग है जिसके द्वारा केंद्रीय सरकारें चलती हैं, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी सरकार कुछ काम नहीं कर सकती है। विकास कार्य करेगी तो कैसे करेगी? पैसे के द्वारा। पैसा करेंसी के हिसाब से छापा जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकते। तो राजस्व टैक्स के रूप में गवर्नमेंट सरकारें, केंद्रीय सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, टैक्स के रूप में जो जनता से या रोजगार करने वाले व्यक्तियों से या उद्योग धंधे करने वाले व्यक्तियों से जो टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं और सरकार के खजाने में जो पैसा आता है उसको हम राजस्व के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब अर्थशास्त्र में विभाग के बाद हम पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, अब हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जानेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं या किसी एक पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्ति का अध्ययन करते हैं या किसी एक परिवार का अध्ययन करते हैं या किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और व्यष्टि से ही समष्टि अर्थशास्त्र बनता है। जब हम एक एक इकाइयों का अध्ययन कर लेते हैं तो वह जो बड़ा रूप निकल कर आता है वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे मान लो हमें पता करना है कि हमारे देश के नागरिकों की, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है, तो अगर हम एक एक व्यक्ति का आंकड़ा लें, सब जगह जाएं, सर्वे करें और एक एक व्यक्ति को जानें कि कितना पैसा कमाता है। कोई महीने में 4,000 रुपये कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, कोई 4 लाख कमाता है, कोई 4 करोड़ कमाता है। तो हमारे देश की जो भी जनसंख्या है 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, और उसमें से रोजगार करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, सबका अगर हम एक आंकड़ा इकट्ठा कर लें और सबकी आय को जोड़ें तो वह क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय। और उस राष्ट्रीय आय में यदि हम पूरी जनसंख्या का भाग दे दें तो निकल के आएगा प्रति व्यक्ति आय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का अध्ययन करना है और समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का, संपूर्ण का अध्ययन करना है, पूरी चीज़ों का अध्ययन करना है। मान लीजिए अगर हम एक फैक्ट्री कारखाने के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो क्या है? व्यष्टि है। और हमारे देश में जितनी फैक्ट्री कारखाने हैं उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि है। समग्र का अध्ययन समष्टि है। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र पर समष्टि अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, लेकिन समष्टि पर व्यष्टि नहीं जुड़ा है, क्योंकि एक एक इकाइयों के अध्ययन से ही समष्टि बनता है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों,
वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।